नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांस कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर एलबीएस डिग्री कॉलेज गोंडा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, हम टीचिंग स्किल्स पर बात कर रहे हैं। टीचिंग स्किल्स में दो स्किल्स पर हम लोग बात कर चुके हैं और आज ये तीसरी स्किल है। इसको प्रश्न कौशल, क्वेश्चन स्किल या प्रश्नीकरण कौशल, दोनों ही नामों से जाना जाता है। क्वेश्चनिंग स्किल भी आप इसको कह सकते हैं। और इस वीडियो में जो ये प्रश्न कौशल है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो प्रश्न कौशल है हमारा, वो किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके उद्देश्य हैं, और एक शिक्षक के लिए जो प्रश्नीकरण कौशल है या प्रश्न कौशल है वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जहां तक प्रश्न कौशल की हम बात करें, ये बहुत प्राचीन कौशल है। प्रश्न कौशल वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर और वर्तमान शिक्षा तक इसका जो महत्वपूर्ण रोल है वो आज भी बरकरार है। वैदिक काल में जो उसका महत्व था, वही महत्व इसका आज भी है। बिना प्रश्न कौशल के या बिना प्रश्नीकरण कौशल के जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो अधूरी है। अगर एक शिक्षक अपने शिक्षण में प्रश्नों का समावेश नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं जान पाता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो पढ़ाना उसका सहायक सिद्ध हो भी रहा है, कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चा कितना जानता है, कितना पहले से जानता है, कितना अब वर्तमान में जो पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, उसके बारे में वो कितना जानता है। अगर हम क्लास में हैं और क्लास में हमें जानकारी लेनी है कि जो हमने पढ़ाया है वो पढ़ाना हमारा सार्थक रहा या नहीं रहा, तो उसको जानने के लिए, उसकी सार्थकता को जानने के लिए केवल एक ही साधन हमारे पास होता है, वो होता है प्रश्न कौशल। प्रश्नों के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, यह जान पाते हैं कि जो हमारा बालक है, जो हमारे विद्यार्थी है, हमारा शिक्षार्थी है, वो कहाँ तक हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। जो उद्देश्य हमने अपना जो चैप्टर पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमने डिसाइड किए हैं। जो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, उस टॉपिक को लेकर उन उद्देश्यों की पूर्ति हम किस सीमा तक कर रहे हैं। बालक जो है कितना जागरूक है। देखिए क्या होता है, अक्सर क्लास में आप भी देखे होंगे कि अगर शिक्षक केवल पढ़ाता रहे, चीज़ों की व्याख्या करता रहे, तो कहीं ना कहीं क्लास कुछ देर बाद उबाऊ हो जाती है। बालक दाएं बाएं देखने लगता है, आपस में बात करने लगते हैं। तो बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम लोग जो है प्रश्नीकरण कौशल का यूज करते हैं, ताकि बालक का जो ध्यान है वो जो मूल हमारी जो पाठ्यचर्या है, या कह सकते हैं जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक पर केंद्रित रहे। तो दोस्तों, ये प्रश्नीकरण कौशल के बारे में उसके समझ लिए थोड़ा सा अर्थ था। आइए हम बात करते हैं इस पर विस्तार से कि प्रश्नीकरण कौशल होता क्या है। देखिए, अगर प्रश्नीकरण कौशल की दोस्तों हम बात करें, तो जो प्रश्नीकरण कौशल है, यहाँ पर अगर इसके अर्थ को देखते हैं, इसमें है वास्तव में प्रश्न कौशल अध्यापक के लिए एक ऐसा उत्तम साधन है जिसके द्वारा अध्यापक तथा छात्र में उचित अंतःक्रिया होती है। छात्र को पढ़ने के लिए एवं कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्न पूछने की कला से संबंधित है। देखिए, इसमें दो तीन बातें यहाँ पर कही गई हैं कि क्या है, अध्यापक के लिए जो वास्तव में प्रश्न कौशल अध्यापक के लिए एक उत्तम साधन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बालक के मध्य और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, बालक का जो ध्यान जो है एक केंद्रित किया जाता है। अगर बालक को ये मालूम होगा, अगर आप बालक से बता देते हैं कि ये आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो बालक क्या होगा, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान के साथ में उस पाठ को पढ़ेगा, या उस जो संबंधित जितनी पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देगा, उसको पढ़ेगा।
कारण उसका ये होता है कि आपने बालक से कहा है ना कि आप प्रश्न पूछेंगे, तो बालक क्या करता है, उस चीज पर फोकस करेगा, क्योंकि उसे मालूम है पता नहीं कब जो है हमारे जो अध्यापक हैं वो प्रश्न पूछ लें। तो ऐसे में क्या है कि बालक का जो ध्यान है वो अपनी पाठ्य वस्तु पर केंद्रित रहेगा। और ये सब किस चीज से संबंधित है, ये सब है प्रश्न पूछने की कला से। तो दोस्तों, एक जो शिक्षक है, शिक्षक के पास जो प्रश्न पूछने की कला है, या शिक्षक को प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए। अगर आप प्रश्न पूछने की कला में माहिर नहीं है, तो आप अपने शिक्षण कार्य को बहुत अधिक जो है प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षण, जो प्रश्न पूछना है, वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन भी देखते हैं, जो बॉसिंग महोदय की डेफिनेशन है। वो कहते हैं, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकारे बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी शिक्षण विधि को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, कारण केवल प्रश्न पूछने की, प्रश्न पूछने की कला है। मतलब इतना महत्वपूर्ण है ये कि बिना इसके जो है कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देखिए, शिक्षा जो प्रश्नीकरण कौशल होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को देख लेते हैं। एम ऑफ क्वेश्चनिंग, कारण क्या है, क्यों जो है प्रश्न पूछने चाहिए, कक्षा में जो प्रश्नीकरण कौशल है इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए और क्यों किया जाता है। पहला है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, ताकि ये पाठ के विकास में सहयोग दे सकें। जी देखिए, स्टार्टिंग में जब हम प्रश्न पूछते हैं प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत, जो प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, तो वहां प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि हम बालक के पूर्व ज्ञान को चेक कर सकें। और जब एक बार हम बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेते हैं कि बालक का पूर्व ज्ञान क्या है, तो वो क्या, उससे क्या होता है कि जो पाठ का विकास है बहुत अच्छे से होता है। बीच में हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं बालक से। बोधात्मक प्रश्न का मतलब आपने जितना पढ़ा दिया है, आप उसके बारे में बच्चे से जानकारी ले रहे हैं कि बच्चा कितना उसके बारे में जानता है, जानता भी है या नहीं जानता है। अगर बच्चा उसके आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर सही दे देता है, तो क्या होता है, आपको लगता है कि बालक इतना समझ चुका है, मुझे आगे पढ़ाना चाहिए, तब उसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पाठ है, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका विकास होता है और धीमे धीमे वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करना। जी, अभी ये बात हम लोग कहे थे कि अगर बालक को ये मालूम होता है कि अध्यापक के द्वारा प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, तो इससे क्या होता है कि जो बालक का जो ध्यान होता है वो पाठ पर केंद्रित होता है। बालक अनुशासनहीनता क्लास में नहीं करते हैं। और अगर बालक को ये मालूम हो कि कोई प्रश्न मेरे से पूछा ही नहीं जाना है, क्लास में कुछ नहीं होने वाला, टीचर आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। बालक का ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा पाठ, मतलब आपके जो विषय आप पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस पर। तो बहुत ज़रूरी है बालक के जो हमारा बालक है उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्न पूछना अति अनिवार्य है। तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप अपनी क्लास में देखो, मैं अपनी क्लास में देखता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्लास में गिने चुने ही बच्चे होते हैं जो आपका पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मानकर चले 50 बच्चे क्लास में, तो 5 बच्चे या 6 या 7 बच्चे ऐसे अमूमन होते हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। अब आपको करना क्या होता है, देखिए, प्रत्येक बालक से, खासकर उन बच्चों से जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछें। और आप अगर उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर सही होता है, तब आप उनको रिइंफोर्समेंट दीजिए, उनको पुनर्बलन दीजिए। इससे होगा क्या कि वो बच्चा मोटिवेट होकर पुनः एक बार दोबारा जो है क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए स्वयं खड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं क्वेश्चंस के द्वारा, और बालक जो है मतलब प्रेरित होकर या मोटिवेट होकर क्या करता है, आपके क्वेश्चन का उत्तर देने लगता है। तो उन प्रश्नों के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, बालक को प्रेरित कर सकते हैं कि बालक जो है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। अगला इसका पॉइंट देखते हैं, नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना। देखिए, जैसे ही हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बालक से, एक तो प्रस्तावना प्रश्न का कार्य होता है कि बालक का पूर्व ज्ञान चेक करना, कि बालक कितना जानता है। जो आप नया कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बालक उसके बारे में कितना जानता है। और उसके साथ साथ दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक की रुचि
जो है आप जागृत कर रहे हैं अपने उस विषय के प्रति, अपने उस टॉपिक के प्रति। आप देखे होंगे, एक बार मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हम लोग सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। विषय हमें 12th तक काफ़ी सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, विज्ञान वर्ग में हुआ या ह्यूमैनिटीज में हुआ, लेकिन हम एक ही सब्जेक्ट में पीजी क्यों करते हैं? मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट रहा होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आप उसी में पीजी करते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट जिस अध्यापक के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं वो अध्यापक अपने विषय के प्रति आपके मन मस्तिष्क में उसके प्रति एक इंटरेस्ट जागृत कर पाया। हम उसी विषय में पीजी करते हैं ना जिस विषय में हमारी अच्छी पकड़ होती है। हम, और पकड़ क्यों होती है? क्योंकि वो शिक्षक, जिस शिक्षक ने हमें वो विषय पढ़ाया, उसने कुछ ज्यादा मेहनत की होगी, उसका पढ़ाने का ढंग ऐसा रहा होगा कि वो विषय, जिस विषय को संबंधित अध्यापक पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है। तो वही बात होती है कि अगर आप बालक के प्रति, बालक के मन में अपने विषय के प्रति जानकारी, नवीन जानकारी देंगे और जिज्ञासा उत्पन्न कर पाएंगे, तो बालक क्या होगा? आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थियों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास। देखिए दोस्तों, प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से बालकों के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक बालक अपने में भिन्न होता है। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है आप पढ़े होंगे, हर एक बालक एक दूसरे से भिन्न है। कोई बालक की मानसिक लेवल से लेकर किसी भी लेवल पर सिमिलरिटीज नहीं होती। इसी प्रकार जब आप बच्चों से किसी क्वेश्चन का उत्तर लेते हैं तो आप देखते होंगे कि बालक अपने अलग ढंग से, एक क्वेश्चन का जो उत्तर है कई प्रकार से आपको मिल जाता है। कभी कभी हम लोग खुद भी सोचते हैं कि बालक ने इतने अच्छे से उत्तर दिया, इसका उत्तर यह भी हो सकता था। अगर बालक से आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बालक की जो कल्पना शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कार्य करती है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं तो। कल्पना शक्ति का अलग, एक क्वेश्चन का आंसर कितने अलग तरीके से हम दे सकते हैं, इस तरीका और तर्क करना, ये बालक के अंदर जो है बहुत अच्छे से उसका विकास होता है प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में भाषा संबंधी कुछ अशुद्धियां हों तो उनका आधार संगत ढंग से निवारण करना। देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर देता है, ग्रामेटिकल एरर कुछ हो सकती है, कुछ वाक्य विन्यास कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जो आंसर हो वो स्पष्ट ना हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आप जो है बच्चे को वही, उसको जो सीक्वेंस है क्वेश्चन के आंसर का, उसको सही ढंग से दें। कभी आप भी क्लास में देखे होंगे कि हमारी क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्टेड आंसर चाहते हैं बच्चे से, वो आंसर हमें नहीं मिल पाता, लेकिन बच्चा काफी हद तक वहां पहुंच रहा होता है, उस सीमा को टच कर रहा होता है जहां उसको पहुंचना चाहिए। तो यहां पर शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे को जो आंसर वो दे रहा है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दे, क्लियर कर दे कि आप ये कहना चाह रहे हैं और ऐसा है, तो ठीक है ना। तो ये शिक्षक का कार्य है कि जो आंसर दिया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड आंसर बालक के द्वारा दिया जा रहा है, अगर उसमें कुछ अशुद्धियां हैं तो उसको वो शुद्ध करके पूरी क्लास को बताए। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों आदि का पता लगाना ताकि निवारण किया जा सके। देखिए प्रश्न जब हम पूछते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने के बाद हम अगर पुनरावर्ती प्रश्न अगर लास्ट में पूछते हैं, अगर क्लास में मान के चलिए 50 बच्चे हैं और मेजोरिटी बच्चे उस चीज़ का आंसर दे पाए जो आंसर आपने पूछे, तो आप अपने उद्देश्य कहीं ना कहीं पूर्ति किए और आपको लगा कि जो आपने जो पढ़ाया बच्चों को मैक्सिमम समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है बच्चे आंसर नहीं दे पाते, तो उसका कारण क्या होता है कि जो आप पढ़ाने जा रहे थे या जो आपने पढ़ाया है, बालक को उसको समझने में कठिनाई हुई है और बालक उसको नहीं समझ पाया है। तो इसी कौशल से ये भी आप इस चीज़ का भी निवारण कर सकते हैं कि जो चीज़ बताई गई है वो समझ में नहीं आई है, तो आप उनको रेमेडियल क्लास के माध्यम से आगे उसको पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज़ सरलतम रूप में किस प्रकार समझी जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण में सजीवता एवं रोचकता लाना।
बिल्कुल दोस्तों, देखिए अगर हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं तो क्या होता है, हमारे क्लास का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो एकदम सजीव हो जाता है। हर एक बच्चा अटेंटिव हो जाता है, टीचर को देखने लगता है, टीचर को सुनने लगता है कि कब पता नहीं मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बालकों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना। तो क्या होता है कि एकदम रोचकता आ जाती है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न बालक से पूछते हैं जो क्लास में मतलब एकदम रोचकता ला दें, तो क्या होता है कि प्रत्येक बालक आपका क्लास का बहुत अच्छे से आपको सुनता है और आपकी बातों को उत्तर देता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करना। यही बात मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था कि क्लास के अंदर सभी बच्चे उत्तर नहीं देते हैं, कुछ बच्चे संकोची होते हैं, संकोचवश वो आपका उत्तर नहीं दे पाते हैं। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी मैं नहीं बोल पाया, चलो छोड़ो, नहीं देते हैं, कोई और देगा, है ना। और जब सामने वाला बच्चा उसका आंसर दे देता है तो आपको लगता है कि यही आंसर तो मैं सोच रहा था जो उसने बताया है। अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा। तो यही चीज हमें दूर करनी है इसी माध्यम से, प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से। आप क्लास में उन बच्चों को खड़ा करें जो संकोच करते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। प्रत्येक क्लास में, मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपनी बीएड की क्लास की बात करता हूं, तो अगर मैं किसी प्रश्न का उत्तर पूछता हूं तो मेरी क्लास में प्रत्येक बच्चे को बोलना अनिवार्य होता है। शिक्षक बनने के नाते आपका पहला कर्तव्य है कि आप बात करें, आप बोलना सीखें क्लास में। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। आपकी संकोच की जो संकोचशीलता है जब तक दूर नहीं होगी, जब तक आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। कहते हैं ना, 3 चीजें, चॉक, वॉक एंड टॉक, ये दीज आर द 3 थिंग्स। ये एक ऑर्नामेंट है एक टीचर का, और एक व्यक्ति से, एक टीचर जो है इन तीनों चीजों में माहिर होना चाहिए। अगर पॉइंट देखते हैं, शिक्षण के साथ साथ प्रश्न पूछकर इस बात का पता कि पाठ को समझ भी रहे हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो किस सीमा तक। प्रश्न पूछकर ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि कितने बालक हमारे बताए गए टॉपिक को समझ पाए हैं और कितने नहीं समझ पाए हैं, और जितने बच्चों ने समझा है वो किस सीमा तक समझा है, और जितने नहीं समझ पाए हैं वो क्यों नहीं समझ पाए हैं। क्या शिक्षण जो हमारी तकनीक थी, कोई शिक्षण विधि थी, उसमें कोई कमी थी, या हमारे पढ़ाने में कोई। अगर आपको लगता है कि आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स है उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप उसको सुधारेंगे, सुधार करना भी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ सके। और अगर बालक समझ रहा है तो किस सीमा तक बालक के समझ में आ रहा है, आपके द्वारा जो बनाए गए उद्देश्य क्या आप उनकी पूर्ति कर पा रहे हैं। अगर आप उनकी उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका शिक्षण सफल रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पाठ को समझाने के पश्चात इस बात का पता लगाना कि शिक्षण पूर्व पाठ के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति हुई है अथवा नहीं, यदि हुई है तो किस सीमा तक। जो बात अभी आपसे हो रही थी पिछले पॉइंट में कि प्रत्येक माइक्रो टीचिंग के अंदर या सैंडविच टीचिंग के अंदर या क्लासरूम टीचिंग में बात करते हैं तो आप अपने कुछ उद्देश्य बनाते हैं। कहीं भी आप पढ़ाएं आपका एक उद्देश्य होता है, आपका मेन मोटो होता है कि आप जो आपके द्वारा उद्देश्य बनाए गए हैं आप इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। अगर आप उन उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं तब आपका शिक्षण सफल माना जाएगा, और आपके द्वारा अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो आपका जो शिक्षण कार्य है वो असफल रहेगा। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि आप आसानी से इस चीज का निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ आपके द्वारा जो उद्देश्य बनाए गए हैं वो किस सीमा तक सफल हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रश्न पूछने हेतु उत्प्रेरित करना कि पाठ को समझाने के पश्चात भी यदि कोई शंका अथवा समस्या रह गई है तो वो खुलकर पूछें ताकि उनकी शंकाओं का निवारण किया जा सके। देखिए, टीचर का जो रोल होता है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है बालक के जीवन में। अगर आपका बालक आपकी कक्षा में खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, अगर अपनी समस्याओं को आपसे नहीं बता पा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आपके शिक्षण में कुछ कमी है। आप बालक से बात करें, प्रत्येक बच्चे से बात करें शिक्षक होने के नाते। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है, कहीं भी सब समाप्त हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ाएं।
लेकिन मेन उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप बालक से बात करें और बालक आपसे बात करे, बालक अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से आपसे खुलकर कह सके। ऐसा कभी आप ना करें कि अगर बालक की कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसको मतलब ना समझें। अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है तो आप बालक के साथ इतना जरूर मिलें, खुलकर बच्चा आपसे अपनी बात कह सके, अपने प्रश्न को पूछ सके। अगर ऐसी स्थिति आएगी क्लास में कि बच्चा अपनी समस्याएं आपके सामने रखने लगेगा, आपसे विषय से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने लगेगा, तो यकीन मानिए जो आपका जो शिक्षण है वो सफल शिक्षण रहेगा और जो आप कौशल का यूज़ कर रहे हैं वो कौशल की मतलब सफलतम या सफल सिद्ध होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न कौशल के घटक की। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चनिंग स्किल के, दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रश्नों का निर्माण और एक प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, और दोनों के सब कंपोनेंट्स हैं। मेजर जो कंपोनेंट्स, दो ही कंपोनेंट्स आते हैं, प्रश्नों का निर्माण है ना, और दूसरा है प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण। इनके भी अपने सब कंपोनेंट है। पहले बात करते हैं प्रश्नों के निर्माण पर। देखिए, पहला कंपोनेंट है प्रश्नों के निर्माण के अंतर्गत जो सब कंपोनेंट सार्थकता एवं प्रासंगिकता, रिलीवेंस। जब भी क्वेश्चन पूछे जाए वो रिलीवेंट हो, मतलब आप इधर उधर के क्वेश्चन बच्चे से ना पूछें। खासकर जब आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो आपके प्रश्न होने चाहिए वो टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक, ताकि आप जो है अपने मार्ग से भटक ना जाए। अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षण करते समय हम इधर उधर के क्वेश्चन पूछने लगते हैं और जो हमारा सही ट्रैक होता है हम वहाँ से भटक जाते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा कैसे हो, सार्थक हो और प्रासंगिक हो, जो आप मतलब विषय वस्तु से आपके संबंधित होने चाहिए। दूसरा आपका स्पष्टता, क्वेश्चंस में क्लियरिटी हो, ये स्पष्ट हो प्रत्येक क्वेश्चन के द्वारा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा ना, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, टीचर के द्वारा डेफिनेशन पूछी जाती है ना। डेफिनेशन जो बताई गई सरल शब्दों में वो समझ में नहीं आई, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं जब आमिर जी वापस आते हैं और वो पूरा बुक की डेफिनेशन बोल देते हैं अपने शब्दों में, बोला कहना क्या चाहते हो। ऐसी स्थिति ना है, ठीक। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी पूछें स्पष्ट पूछें, ताकि क्लास में बैठा हुआ लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो ही उस चीज का उत्तर सही प्रकार से दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संक्षिप्तता, प्रिसाइज। क्वेश्चंस जो हों वो मतलब छोटे होने चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन ना हो। एक मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछिए, क्वेश्चन का साइज भी छोटा होना चाहिए, उसका मीनिंग भी मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो अच्छा ही और स्पष्ट आंसर बच्चे के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, मतलब आप ऐसा ना हो कि बहुत सारे एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीजें पूछना चाहते हो, ऐसा कभी ना करें। क्वेश्चन हमेशा सिंगल क्वेश्चन पूछें, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें कि जो चीज आप एक बार में लेना चाहते हैं वही लें, और दूसरा अगर कोई बात उसमें और जोड़नी है तो सेकंड क्वेश्चन में आप उसको पूछ लें, लेकिन क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता, ग्रामेटिकल करेक्टनेस, क्वेश्चन हमेशा ग्रामेटिकल करेक्ट हो। ध्यान रखिएगा, जो आप अपने बालक को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बालक वही चीज पढ़ता है, उसकी निगाह में आप ही सर्वे सर्वा हैं। आपके द्वारा बताई गई गलत चीज बालक गलत ही तैयार करता है, क्योंकि वो आपके द्वारा बताई गई है, तो उसके लिए वो चीज कैसी है, सबसे वो बिल्कुल सही है। फिर कोई भी उसके सामने कहे कि नहीं ये चीज गलत है तो वो उस चीज को मानेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप बालक को पढ़ाएं स्पष्ट पढ़ाएं। दूसरे कंपोनेंट की हम बात करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है आपका प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास। जो प्रस्तुतिकरण हो वो किस प्रकार का हो। पहला है अध्यापक का स्वर, वॉइस ऑफ द टीचर। शिक्षक की जो आवाज है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और तेज हो। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि वॉइस जो साउंड है वो तेज हो, स्पीड ना हो, बहुत तेज ना, तेज से पूछना नहीं है, जो साउंड है वो साउंड थोड़ा तेज हो,
ठीक है, और क्लियर हो, एकदम स्पष्ट, ताकि क्लास के पीछे बैठा हुआ बच्चा भी आपकी बात को स्पष्ट रूप से सुन सके। दूसरा है प्रश्न पूछने की गति, स्पीड एंड पोज एंड आस्किंग क्वेश्चंस। जो प्रश्न पूछने की गति है, देखिए आवाज तो तेज हो, लेकिन बहुत तेजी के साथ, मतलब स्पीड के साथ आप क्वेश्चंस न पूछें। क्वेश्चन पूछने की गति कैसी होनी चाहिए, आराम से आप क्वेश्चन पूछें, ताकि सामने वाला जो बच्चा है, जो आपका विद्यार्थी बैठा है, वो आपकी बात को आसानी से समझ सके, ये जान सके कि शिक्षक के द्वारा जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। तो इसके लिए क्या है कि जो आपकी प्रश्न पूछने की गति है वो एक सामान्य गति हो, और ऐसी गति हो जिसमें बालक आसानी से चीजों को समझ ले। आगे प्रश्नों का वितरण। देखिए प्रश्नों के वितरण की अगर बात करें तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है क्लास में, आपने देखा होगा कि हम 1 या 2 या 4 या 6 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप क्लास के प्रत्येक बच्चे को, जो सबसे पीछे बैठा है, वो भी जो बीच में बैठा है, वो भी जो आगे बैठा है, वो आप सभी से क्वेश्चन पूछें, ताकि क्लास में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा अपने महत्व को स्पष्ट रूप से समझ सके। और अगर आपका बच्चा अपने महत्व को कक्षा में स्पष्ट रूप से समझ पाता है, समझ लेता है, तो समझ जाइए कि आपका पढ़ाना सार्थक है। अध्यापक व्यवहार, टीचर बिहेवियर। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है शिक्षक के लिए। जो टीचर बिहेवियर है वो इस प्रकार का हो, मतलब बहुत सी बातें कभी कभी ऐसी होती है शिक्षक के व्यवहार में, हम गिने चुने बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनसे बात करते हैं, या वो हमसे बात करने के लिए आते हैं, उनको उत्तर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने भी कई बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि कुछ ही बच्चे क्लास में जो है शिक्षक के करीब होते हैं या उनसे बात करते हैं। आप प्रयास ये करें कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा आपसे बात करे, आपका व्यवहार ऐसा हो, अपनी बात को स्पष्ट रूप से आपसे कह पाए। अगर ऐसा होगा तो आपका पढ़ाना सार्थक होगा और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्नों की जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं विकासात्मक प्रश्न की, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। देखिए विकासात्मक प्रश्न वे होते हैं जो पाठ को पढ़ाने या समझाने हेतु पूछे जाते हैं। उसके दो आधार हो सकते हैं। जो विकासात्मक प्रश्न है उसके दो आधार हो सकते हैं। पहला आधार है पाठ को समझाने हेतु पाठ की विषय वस्तु से बाहर संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें टॉपिक से हटकर पूछने होते हैं। कारण उसका मेन उद्देश्य होता है उसका टॉपिक को बढ़ाना, आगे पाठ को बढ़ाना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे हम लोग बात किए प्रस्तावना कौशल में कि हमें कहानी के माध्यम से, किसी पोएम के माध्यम से, है ना, हम प्रस्तावना निकलवाते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस। तो पढ़ाते समय क्या है, जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसके बाहर के भी क्वेश्चंस हमें कभी कभी पूछ लेने चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम अपने पाठ का भली भांति अच्छे से विकास, अपनी विषय वस्तु का विकास कर पाए। दूसरा है पाठ्यांश की व्याख्या हेतु पाठ्यांश की विषय वस्तु से पूछे गए प्रश्न। जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ाते हैं, कोई स्टेंजा पढ़ाते हैं पोएम के अंदर, या एसएसटी वगैरह में कोई आप पैराग्राफ समझा रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, अधिक से अधिक बच्चे को समझ पाए, आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं, और कुछ उत्तर को आप क्या करते हैं, एलोबरेट करते हैं, बच्चों को बताते हैं और अधिक समझाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये कैसे प्रश्न कहलाते हैं, ये व्याख्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं। दूसरी बात करें विचारोत्तेजक, थॉट स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस, ये क्या होते हैं देखते हैं। देखिए वास्तविक अधिगम तभी संभव है जब विद्यार्थी को पाठ के विकास में अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जाए। आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, वो तभी सफल होगा जब प्रत्येक बच्चा क्लास का आपके टीचिंग में अपना संपूर्ण योगदान दे। ये आप मान कर चलिए। और ऐसा कब होता है, जब विद्यार्थी ऐसे प्रश्न शिक्षक से स्वयं पूछे जिनका उत्तर उन्हें नहीं आता। अगर आपकी कक्षा में ऐसा होने लगे
कि बिना आपके कहे बालक संबंधित विषय वस्तु से, संबंधित टॉपिक से प्रश्न स्वयं पूछने लगे कि सर इसका उत्तर क्या होगा, ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। ठीक, तब समझिए कि आपका जो शिक्षण कार्य है बहुत ज्यादा सफल हो रहा है, हर एक बालक इन्वॉल्व हो रहा है। या दूसरी बात इसमें कही गई है, शिक्षक व्याख्या हुआ अंतर, तुलना, उदाहरण आदि से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछकर उन्हें जिज्ञासु बनाए जिनका उत्तर वो दे सके अथवा नहीं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए शिक्षक द्वारा बताए जाने पर विशेष ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर करना, तुलना करना, एग्जाम्पल देना, है ना। शिक्षक को ऐसे कार्य भी करने चाहिए ताकि क्या हो सके, बच्चा अधिक से अधिक जिज्ञासु हो सके, चीजों को जानने के लिए प्रेरित हो पाए। ठीक, और क्वेश्चन तो पूछे, अगर बालक क्वेश्चन का उत्तर दे भी पाते हैं तो ठीक, नहीं दे पाते हैं तो टीचर और उनकी व्याख्या करे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो बालक के दिमाग में हलचल मचा दें, है ना, जिज्ञासु उन्हें बना दें, वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, विचारोत्तेजक प्रश्न कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम बोधात्मक प्रश्न की, जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो पाठ को समझाने की दृष्टि से पूछे गए हैं, अर्थात शिक्षक द्वारा पाठ को भलीभांति समझाने के पश्चात ये जानने के लिए विद्यार्थी किस सीमा तक समझ पाए हैं, जो पूछे गए प्रश्न होते हैं बोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। जब आपके द्वारा एक पैराग्राफ पढ़ा लिया गया, एक मतलब आप जैसे हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान को सुविधा के अनुसार, हम टाइम के अनुसार दो यूनिट में बना देते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद जब प्रश्न पूछे जाते हैं, या मान लीजिए कि दो पैराग्राफ पढ़ाने के बाद जो बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्यों पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए कि बालक को जो मैंने पढ़ाया है, बालक उसको भलीभांति समझ भी पाया है या नहीं समझ पाया है, और समझा है तो किस सीमा तक समझा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। अगला है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। ये जो पुनरावृत्ति वाले जो, जैसे इसकी ध्वनि को आप देख रहे हैं, तो इसलिए पूछे जाते हैं कि समूचे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। तो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपकी क्लास खत्म होने वाली होती है, अपने टॉपिक खत्म कर लिए होते हैं, तो लास्ट के 5 मिनट्स में आप इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एक तरीके से पुनरावृत्ति करते हैं पूरे पाठ की, कि देख लिया जाए कि बच्चे कितना आज सीखे हैं। दूसरे इनके पीछे पूछे जाने का प्रयोजन ये भी होता है कि पाठ को पढ़ाए जाने के पश्चात ये पता लगाया जा सके कि पाठ को पढ़ने हेतु शिक्षण पूर्व जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी पूर्ति हुई भी है, यदि नहीं हुई है, और यदि हुई है तो किस सीमा तक हुई है। और मुख्य चीज है कि हम लोग बताएं कि लेसन प्लानिंग से पहले आप लोग अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति भी जो किस सीमा तक हुई है उसको चेक करने का जो एक माध्यम है, वो माध्यम है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस के प्रकार थे। अब देखिए इसका जो अनुसूची है जो आपको लास्ट में मिलती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आप इसको देख सकते हैं। इसके में आपके जो कंपोनेंट्स हैं, कौशल घटक दिए हैं, 1 2 3 4, 0 से लेकर 6 तक है। 0 सामान्य, वो बिल्कुल कम, और 6 सर्वाधिक। क्वेश्चंस के निर्माण आपको 2 ही प्रकार के घटक बताए गए हैं। पहले है प्रश्नों का निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, प्रासंगिकता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, विशिष्टता, व्याकरण शुद्धता, ये सब कंपोनेंट्स थे। ये क्वेश्चंस में है या नहीं, 0 से लेकर 6 तक आप जो है रेटिंग दे सकते हैं। मतलब आपका साथी या आपका शिक्षक जो आपका लेसन प्लान बनाया गया है, उस लेसन प्लान में इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको रेटिंग दी जा सकती है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें स्पष्ट प्रासंगिक हैं वो क्वेश्चन, संक्षिप्त हैं, स्पष्ट हैं, है ना, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरा आपका क्वेश्चंस का प्रस्तुतिकरण, इसमें आपका वॉइस, है ना, आवाज, स्पीड एंड पोज, कहाँ कितनी आप तेजी से क्वेश्चन पूछे, कहाँ आप विराम लिए, प्रश्नों का निर्माण, कक्षा, पूरी कक्षा को उत्तर के लिए इच्छुक छात्रों को, मतलब जो प्रश्नों का वितरण हुआ है केवल आपने उन्हीं से क्वेश्चन पूछे हैं जो क्वेश्चन बच्चे आंसर देना चाहते हैं, या उन बच्चों से भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं जो देना नहीं चाहते, मतलब पूरी कक्षा से आपने क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा हुआ है नहीं हुआ। या उत्तरों के लिए अनुच्छिक विद्यार्थियों से, क्या आपने क्वेश्चन उन विद्यार्थियों से पूछे हैं जो क्वेश्चन का उत्तर देना नहीं चाहते थे, यदि कोई टिप्पणी हो,
यहाँ पर्यवेक्षक के साइन होंगे और नीचे जो है शिक्षक के द्वारा क्या होगा, अपना जो आपका पर्यवेक्षक होगा वो उस पर सिग्नेचर करेगा। देखिए निर्धारण मापनी का मापन अंक निम्न प्रदर्शन करते हैं, न्यूनतम सफलता 0 पर और अधिकतम सफलता जो है 6 पर। जो मैंने आपसे ये बताया कि न्यूनतम सफलता अगर आपको 0 मार्क्स दिया गया है इसमें, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सफलता है वो न्यूनतम स्तर की रही, और आपको 1 मिलता है तो बहुत कम सफलता, 2 मिलता है तो कम सफलता, 3 है तो औसत सफलता, 4 है तो औसत से कुछ अधिक सफलता, और 5 है तो अधिक सफलता, और 6 है तो अधिकतम सफलता। तो दोस्तों ये आपका शिक्षण कौशल से संबंधित अनुसूची थी। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी, और जो प्रश्नीकरण कौशल है या प्रश्न कौशल है ये भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप के और कोई सवाल भी हैं तब भी आप उनको भी पूछ सकते हैं इस वीडियो से अलग। ठीक, तो दोस्तों कल मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।